नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम पहले थोड़े से रिवीजन से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने अजमेर शाखा के अंदर विग्रह चतुर्थ पढ़ा था। विग्रह चतुर्थ के अंदर हमने देखा था कि विग्रह चतुर्थ ने कुमारपाल चालुक्य को हराया और अपने पिता अर्णराज की हार का बदला लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुमारपाल चालुक्य के द्वारा जो चौहान साम्राज्य के राज्य जीते, जैसे पाली, नाडोल और चित्तौड़ को जीते, तो उन्होंने पुणे जीता और चित्तौड़ के प्रशासक सज्जन को हराया। उसके बाद हमने पढ़ा कि सज्जन को हराने के बाद उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और दिल्ली में तोमरों को हराया। इसकी जानकारी हमें बिजोली अभिलेख देता है। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि इस बिजोली दिल्ली विजय के बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनकी उपलब्धियों के कारण ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों के स्वर्ण काल के रूप में विग्रह चतुर्थ का शासनकाल बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि विग्रह चतुर्थ की दिल्ली शिवालिक अभिलेख, इस अभिलेख के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था कि ये अशोक के टोपरा अभिलेख पर लिखा गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर आए थे। वर्तमान में ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के आसपास ही है और इस पर ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि विग्रह चतुर्थ लिखता है कि मैंने तुर्कों को हराया और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले वंशज इस परंपरा को आगे बनाए रखे और तुर्कों को भारत में इस आर्यवर्त में न आने दे और अटक नदी तक सीमित रखे। इसके अंदर और जानकारी मिलती है कि विग्रह चतुर्थ लिखता है कि मैंने हिमालय से विंध्याचल पहाड़ियों के क्षेत्र तक टैक्स वसूल किया था, कर वसूल किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था इसकी रचनाओं के बारे में। इसमें हरगली नाटक लिखा था जो प्राचीन भारत के 12वीं के किरातार्जुनीयम पर आधारित था। और इसके बाद हमने पढ़ा था इनके एक दरबारी विद्वान हुए थे सोमदेव के बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक एक नाटक लिखा था। उस ललित विग्रहराज नामक नाटक के अंदर विग्रह चतुर्थ और इंद्रपुर की राजकुमारी दशरथ देवी की प्रेम कहानी की जानकारी मिलती है। इसी के अंदर गजनी के शासक खुसरो शाह की हराने की जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि एक अन्य राइटर हुए थे नरपति नाला, उन्हें विशलदेव रासो ग्रंथ लिखा था और विशलदेव रासो के अंदर उनकी और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है और ये ग्रंथ गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया। हमने पढ़ा होगा कि गोडवाड़ी भाषा पाली की बाली तहसील से जालोर की आहोर तहसील तक बोली जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा इस ग्रंथ के अंदर विग्रह चतुर्थ की अन्य उपलब्धि भी मिलती है, इसे विशलदेव रासो नाम दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि विशलदेव रासो के जो कुछ निर्माण कार्य है, जैसे सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, इसमें सरस्वती मंदिर है। इसके अंदर एक सरस्वती अभिलेख मिला था। इस अभिलेख के अंदर हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वीराज विग्रह चतुर्थ ने हरिकेली नाटक और ललित विग्रहराज नामक नाटकों की पंक्तियाँ लिखाई थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस अभिलेख को कुतुबुद्दीन ऐबक इस मंदिर को तुड़वाता है और ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। 2.5 दिन के उर्स पीर पंजाब शाह के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे। एक अन्य शासक हुए थे विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद एक शासक बने थे आपरगांगे। आपरगांगे की जानकारियाँ हमें हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलती है क्योंकि वो थोड़े समय के साथ शासन रहे। उसके बाद जो पहले शासक बने थे जगदेव, उनके एक पुत्र हुए थे पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड ये मानते थे कि इस पर हक मेरा अधिकार है, तो इस आपरगांगे को हराकर वो शासक बनते हैं। तो आज हम अजमेर के पृथ्वीराज सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इन पृथ्वीराज सेकंड की मुख्य बात यह है कि इनकी एक रूठी रानी हुआ करती थी। रूठी रानी के बारे में मैं बताऊँ तो वो रानी होती थी जो राजा से रूठ कर अलग रहा करती थी। तो इनकी एक रूठी रानी हुआ करती थी सुहाव देवी। इन सुहाव देवी के लिए उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, सुहावेश्वर शिव मंदिर। इस सुहावेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, ये मंदिर भीलवाड़ा जिले के मैनाल नामक स्थान पर स्थित है। एक तो बात ये थी पृथ्वीराज की। दूसरी बात ये थी कि इन पृथ्वीराज के शासनकाल अंतिम समय तक 1169 तक इन्होंने शासन किया था। इन 1169 से पहले इनके 2 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। ये 2 अभिलेख विशेष महत्वपूर्ण है। एक अभिलेख है इनका धोड़ अभिलेख, और दूसरा अभिलेख है इनका हांसी अभिलेख।
ये 1167 एडी का है और ये 1168 एडी का है। इस हांसी अभिलेख के बारे में हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था जब चौहानों की उत्पत्ति पढ़ी थी, तो एक बात पढ़ी थी कि हांसी अभिलेख चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। एक बात तो ये हांसी जगह पड़ती है एक हरियाणा के अंदर। इसी के अंदर एक बात है कि पृथ्वीराज सेकंड लिखाते हैं कि मैंने हांसी के अंदर महलों का निर्माण करवाया। महलों का निर्माण करवाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस हांसी अभिलेख के अंदर इन्होंने पृथ्वीराज सेकंड ने हांसी के अंदर एक प्रशासक नियुक्त किया था। इन प्रशासक का नाम है किल्लन गोहिल। ये इनके मामा जी थे। अब प्रशासक के बारे में क्यों यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे दो। तत्कालीन भारत के समय, मान लीजिए ये भारत था, ये भारत था। इस भारत के यहाँ हरियाणा पड़ता है और यहाँ दिल्ली पड़ता है। तो इस भारत के प्राचीन भारत के अंदर कुछ दरे हुए थे। यहाँ दरा था एक खैबर, नाम सुना होगा आपने, खैबर दरा। एक दरा था बेलोन। यहाँ एक दरा पड़ता था गुजरात की तरफ। इस तरह से आना कठिन था क्योंकि यहाँ एक कठिन रास्ते थे और यहाँ बहुत कम आक्रांता हुए। सभी आक्रांता यहाँ आते थे। जब ये आते तो यहाँ पंजाब था रहता। वर्तमान में पंजाब बहुत छोटा है। पाकिस्तान वाला पंजाब उस समय जब बड़ा था, तब यहाँ से यहाँ आते हुए ये हरियाणा आते थे। हरियाणा से दिल्ली का रास्ता जाता था। तो यहाँ एक सीमा क्षेत्र के अंदर एक मजबूत व्यक्ति को रखना था। तब पृथ्वीराज सेकंड ने अपने मामा किल्लन गोहिल को यहाँ प्रशासक नियुक्त किया। ये बात थी। ये दारगना खैबर दरे के अंदर सर्वाधिक आक्रांता यहाँ भारत के अंदर आए थे। तो हमने बिजोली अभिलेख के अंदर धुवड़ अभिलेख और हांसी अभिलेख के बारे में, धुवड़ अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे हम। धुवड़ अभिलेख के अंदर एक जानकारी मिलती है। इस धुवड़ अभिलेख के अंदर इनकी सुहाव देवी जो रूठी रानी थी, इसी अभिलेख के अंदर ये जानकारी मिलती है कि इनकी रूठी रानी का नाम सुहाव देवी था और इन्होंने इनके लिए शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये धुवड़ अभिलेख के अंदर मिलता है। ये पृथ्वीराज सेकंड, इतनी बातें थी पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु हो जाती है, उनका कोई पुत्र नहीं था। तब सोमेश्वर की बारी आती है और सोमेश्वर पढ़ते हैं क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस धुवड़ अभिलेख के अंदर एक बात और लिख लेना, ये लिखते हैं कि मैंने आपर गंगे को हराया। और इस बात को लिखकर ये प्रूव करते हैं, इसके अंदर लिखवाते हैं कि मुझे ये जो सत्ता मिली है किसी विरासत या सहानुभूति का परिणाम नहीं है। मैंने अपने बाहुबल और अपनी वीरता, अपनी ताकत के आधार पर इस सत्ता को प्राप्त किया है। मैंने आपर गंगे की फुटबॉल बनाई है और फिर सत्ता प्राप्त की है। यानी कि मैं एक शक्तिशाली शासक हूँ। किसी सहानुभूति या किसी विरासत के रूप में मुझे सत्ता नहीं मिली है। मैंने अपने संघर्ष से सत्ता ग्रहण की। ये इस धुवड़ अभिलेख के अंदर लिखी थी। ये पृथ्वीराज सेकंड की मुख्य बातें थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोमेश्वर। पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है और 1169 से लगाकर 1177 तक राजा रहते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर की मुख्य बातें हैं। सोमेश्वर के पिता का नाम अरुणोराज था। इनकी माता का नाम कांचन देवी था। इन्होंने कर्पूरी देवी से विवाह किया। ये बात इनके इंट्रोडक्शन थी। इनके
इनके बारे में एक विशेष बात है कि इनका जो बचपन था वो बचपन इनके ननिहाल चालुक्य ये कांचन देवी चालुक्य राजकुमार सिद्धराज जयसिंह की बहन थी, तो कुमारपाल के यहाँ इनका बचपन बीता था। जब ये बचपन में ननिहाल रह रहे थे तब कुमारपाल ने एक कोंकण अभियान किया था। उस कोंकण अभियान के अंदर इन्होंने सोमेश्वर ने कोंकण के एक मल्लिकार्जुन को हत्या कर दी थी या मल्लिकार्जुन को पराजित किया। ये इनकी एक मुख्य उपलब्धि है मल्लिकार्जुन को मारना। इसके बाद इनकी एक अभिलेख मिलता है इनके बारे में, बिजोली अभिलेख। एडी का। इसके बारे में खूब सारी बातें की थी हमने। अब इनके सोमेश्वर के संबंध में जो बातें होगी उतनी ही लिखेंगे। पिछले क्लास में हम पढ़ा था कि सांबर की झील का निर्माण के बारे में बताता है, इनको वत्स गोत्रीय बताता है, चौहानों को। खूब सारी बातें हमने बिजोली अभिलेख के अंदर देखी थी। अब सोमेश्वर के बारे में बिजोली अभिलेख क्या कहता है, इनके बारे में इन्हीं के समय लिखा गया था। तो इसमें लिखता है कि सोमेश्वर ने बिजोलिया के अंदर एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर था। इस जैन पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर इन्होंने रेहोना नामक गांव को मंदिर के लिए दान कर दिया, यानी कि डोली भूमि के रूप में शामिल कर दिया। यह डोली कल्चर के हम अंदर पढ़ते हैं कि किसी मंदिर के लिए पुजारी की जीविका उपार्जन के लिए डोली उसके लिए समर्पित कर दी जाती या दान दे दी जाती। वो गांव या वो क्षेत्र उस पुजारी या उस मंदिर के पीछे होती, जो उसकी मंदिर की सेवा करता था, पूजा करता था, उसके लिए डोली होती थी। ये थी इसके अंदर एक के सोमेश्वर ने जैन पार्श्वनाथ मंदिर को दान दिया था। एक बात और मिलती है कि जो ये प्राचीन राजस्थान के प्राचीन नगर थे उनके प्राचीन नाम मिलते हैं इस बिजोली अभिलेख के अंदर। बिजोली अभिलेख के अंदर राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। जैसे इस बिजोलिया का ही नाम मिलता है विजयावली। इस बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को ऊपरमाल कहते हैं। तो इस ऊपरमाल का नाम मिलता है उत्तमादरी। यह हाउसिंग बोर्ड के अंदर पूछा गया था 2023 के अंदर प्रश्न। एक और जालोर का नाम मिलता है इसमें जबालीपुर। महर्षि जबाली की तपोभूमि होने के कारण इसे जबालीपुर कहा जाता। एक नाम मिलता है नागौर का अहि छत्रपुर। एक नाम मिलता है नाडोल का नड्डुल। एक नाम मिलता है बीनमाल का श्रीमाल। ये इस बिजोली अभिलेख के अंदर मुख्य बातें हैं सोमेश्वर से संबंधित। एक बात मिलती है कि इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। नहीं, मंदिर तो नहीं, इस बिजोली अभिलेख के बारे में इतनी बातें हैं सोमेश्वर के बारे में। और एक अन्य अभिलेख मिलता है बिजोलिया के अंदर ही, बिजोलिया के अंदर एक अन्य अभिलेख मिलता है। यह भी बिजोलिया के अंदर है। इसके अंदर मुख्य बात यह है कि इस अभिलेख के अंदर पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिखा है, कोई दूसरी जानकारी नहीं, एक पूरा ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है उत्तम सिक्कर पुराण। भले अभिलेख याद करो या मत करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। इन ग्रंथ के लेखक का नाम था सिद्धसेन सूरी।
इन सिद्धसेन सूर्य की उत्तम शिखर पुराण इस अन्य अभिलेख भी बिजोलिया के अन्य अभिलेख के अंदर पूरा के पूरा लिखा गया है, ये बात याद रख लेना। ग्यारह के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र राजा बनते हैं पृथ्वीराज थर्ड। अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम चौहानों का प्रतापी राजा, अजमेर की शाखा का। इनके बारे में इन्होंने शासनकाल था 1177 से लगाकर 1192 तक। इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर और 1177 के अंदर इनको शासन सत्ता दे दी जाती है और 12 वर्ष के साथ 12 वर्ष की आयु में इन्होंने 12 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाला था। तब इनका एक संरक्षिका नियुक्त की गई थी। इनकी माता थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी को इनका संरक्षिका थी। 1 वर्ष के बाद इन्होंने अपने संपूर्ण शासन कला अपने हाथ में ले ली थी 1178 के अंदर। ये स्वतंत्र हो गए थे संरक्षिका के रूप में। अब इनकी माता ने काम नहीं किया था। इनके कुछ मंत्री थे, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, विशेषकर मंत्रियों के नाम लिख देते हैं। एक इनके मंत्री थे केमास या कदम्बन, एक थे भुवमन, एक थे सोड, एक थे स्कंद, एक थे वामन। हाउसिंग बोर्ड 2023 के अंदर इससे प्रश्न बना था। इनके नाम पूछ लिया था, इनके मंत्रियों के नाम बताइए। अब 12 वर्ष की आयु में जब राजा बना तो इनके पास बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे संघर्ष थे, क्योंकि एक 12 वर्ष के बालक को कौन राजा बनने दे, जो भी भारत के इतने बड़े सम्राट के रूप में, एक हिंदू सम्राट के रूप में। तब इनके सामने 3 समस्या थी। जब ये 1178 के अंदर इनके पास 3 समस्याएं मुख्य थी। उन 3 समस्याओं से ही हम पृथ्वीराज को पढ़ेंगे। एक थी घर की समस्या, दूसरी थी इनकी पड़ोस की समस्या, और एक थी विदेशी समस्या। इनके अंदर हम पढ़ेंगे कि नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ का सेकेंड पुत्र था। पड़ोस एक पढ़ेंगे बडानकों का विद्रोह। दूसरा पड़ोसियों के अंदर हम पढ़ेंगे महोबा तुमुल का युद्ध, यानी महोबा चंदेलों का संघर्ष। एक पढ़ेंगे हम गढ़वालों का संघर्ष, गढ़वालों की समस्या, और एक पढ़ेंगे हम चालुक्य संघर्ष या चालुक्य समस्या। ये इनके पास संघर्ष और समस्या थी। एक बड़ा राजा बनने के लिए इनका दमन करना बहुत आवश्यक था, और मोहम्मद गौरी की विदेशी समस्या थी ही। सबसे पहले लेंगे जब प्रथम राजा बने थे और 1178 के अंदर इन्होंने पहला अभियान किया था। अपने भाई का चाचा थे नागार्जुन जी, इन नागार्जुन को हराया। इनका मुख्य केंद्र था इनका विद्रोह का, वो था गुरुग्राम या गुड़गांव। इनके एक सेनापति थे देवभट्ट। देवभट्ट को हराया और इन्होंने नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन भाग गए थे और देवभट्ट को इन्होंने पराजित किया और मार दिया था। यह था 1178 के अंदर नागार्जुन का दमन। बाद में एक डेट आती है 1182, बड़ानकों का दमन। ये जो बड़ानक थे
ये पंजाब में जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी के आसपास की एक आदिवासी जाति थी। ये भयानक धीरे धीरे इस पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से होते हुए भरतपुर, मथुरा तक पहुंचते हैं और वहां लूटपाट शुरू कर दी थी और विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इनसे परेशान होकर जनता ने पृथ्वीराज को कहा, और पृथ्वीराज एक बड़ा शासक बनना चाहता था, और एक बड़ा शासक की खासियत होती है कि उसकी आंतरिक शांति सुनिश्चित हो। तो इन्होंने भयानकों का दमन किया। मथुरा और भरतपुर में इन्होंने लूट शुरू की थी, और बरासी के अंदर इन्होंने भयानकों का दमन कर दिया था। 2 समस्या सोल्व हुई। उसके बाद हम आते हैं पड़ोस पर। पड़ोस की समस्या, उसमें हम पढ़ते हैं पहला महोबा तुमुल का युद्ध। (1182) महोबा तमूल का युद्ध, ये चंदेलों से संघर्ष था इनका। चंदेल राजा थे परमर्दी देव। चंदेल, इन परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति थे, आला और उदल। इधर पृथ्वीराज 16 वर्ष की आयु में एक राजा के 2 महानतम सेनापतियों को पराजित करता है पृथ्वीराज, और आला उदल को पराजित करता है। इन आला उदल को महोबा और यूपी के अंदर लोक देवता के रूप में पूजा करती है। यहाँ के लोग, महोबा के लोग मानते हैं कि ये आला उदल अभी तक मरे नहीं और हिमालय में तपस्या करते हैं। इनकी आलाखंड बहुत फेमस वीर गाथा का ग्रंथ है। आलाखंड के बारे में बहुत बड़ी रचनाएं हुई थी, और गजनिक ने इनके बारे में बहुत बड़ा लिखा था। आलाखंड के बारे में एक किस्सा है कि कोई कलेक्टर इधर महोबा साइड यूपी से गुजर रहा था, और कोई व्यक्ति सो रहा था। आलाखंड चल रहे थे, और कोई लाइन आई थी, जिसका बेरी घर में सोवे ताका जीवन है बेकार। तो वहाँ से वो व्यक्ति उठता है और अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर जाता है और अपने दुश्मनों को मारता है। उससे कलेक्टर प्रभावित होता है और सेना के अंदर आलाखंड को अनिवार्य करता है। इनकी बहुत फेमस लाइन है आलाखंड की कि बड़े लड़ैया महुआ मारे, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। और इनके बारे में कहा जाता है कि आला किसी हो जवानी, उदल किसी हो मर्दानी। बड़े लड़ैया महुआ मारे, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। ऐसी ऐसी वीर गाथा मिलती है। जब युद्ध होते हैं तो इनके वीर गाथा और वीर खंडों के बारे में बहुत चर्चा होती है। आलाखंड याद रखना। इनको पराजित किया था परमर्दी देव चौहान को, और पृथ्वीराज ने चंदेलों की ये महोबा का युद्ध जीत लिया था। उसके बाद दूसरी समस्या आती है चौहान चालुक्य संघर्ष या चौहान नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध 1184 के अंदर हुआ था। इसके 2 कारण थे। एक तो साम्राज्यवादी नीति, ये तो एक सामान्य कारण होता ही है। दूसरा कारण था आबू राजकुमारी थी एक, इच्छनी देवी का विवाद। आबू राजकुमारी, इच्छनी देवी। नागौर चालुक्यों और चौहानों के बीच की एक सीमा था। नाडोल के आसपास से आगे का क्षेत्र चालुक्यों का था, और इस नागौर और नाडोल के आसपास का क्षेत्र आगे चौहानों की साम्राज्य स्थापित था। और ये तो एक परंपरा ही होती है राजस्थान के अंदर की माट और भीत की लड़ाइयाँ तो चली आ रही थी। माट और भीत की लड़ाइयाँ थी, साम्राज्यवादी नीति। दूसरे कारण था आबू की इच्छनी राजकुमारी थी, एक सुंदर राजकुमारी थी। कहते हैं कि इच्छनी कुमारी के लिए ये चालुक्य राजा था, यहाँ चालुक्य राजा था उस समय भीम सेकंड। इस भीम सेकंड को साथ संघर्ष हुआ था। इसने भीम सेकंड ने आबू के राजा के पास इच्छनी देवी के विवाह का प्रस्ताव भेजा। इधर इच्छनी देवी का विवाह पृथ्वीराज के साथ करना चाहता था, और इन दोनों के मध्य
इच्छनी देवी को लेकर विवाद शुरू हुआ और युद्ध शुरू हुए। लगभग कहते हैं कि 7 से कुछ किताबें 7 और कुछ किताबें 8 वर्षों तक संघर्ष लिखती है और अंत में युद्ध तो पृथ्वीराज जीतता है। लेकिन इस भीम सेकंड का एक सामंत या सैनिक सेनापति था, सामंत था, उसने जगदेव था उसका नाम, जगदेव ने इनके मध्य संधि करवाई और ये अंत में युद्ध जीता है पृथ्वीराज। जगदेव ने कहा क्या रे इन लुगाइयों के कारण लड़ाई होती है, लोग तुम्हें हिस्ट्री के अंदर क्या कहेंगे, तो दोनों समझौता कर लेते हैं और शांति होती है, पर युद्ध ये अंत में पृथ्वीराज जीते हैं। इसके बाद एक संघर्ष आता है, विवाद होता है गहड़वाल समस्या। इसके विवाद के कारण पूछे जाते हैं। एक कारण था जो सामान्य सा कारण याद भी रखा जाता है, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण था दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष। वह यह था कि पृथ्वीराज की माता और जयचंद गहड़वाल की जो माता थी वो दोनों आनंगपाल तोमर की दोनों पुत्रियां थी। आनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, दोनों पुत्रियां थी, तो एक का विवाह उसने सोमेश्वर से किया और दूसरे का विवाह विजयचंद गहड़वाल के साथ किया था। जब विजयचंद गहड़वाल का पुत्र हुआ जयचंद, इधर सोमेश्वर का पुत्र हुआ अपने पृथ्वीराज थर्ड, तो पृथ्वीराज थर्ड आनंदपाल तोमर ने पृथ्वीराज थर्ड को दिल्ली की गद्दी दे दी, जिससे ये जयचंद गहड़वाल नाराज होता है और जयचंद गहड़वाल शुरू से ही पृथ्वीराज थर्ड की समस्या विरोध में खड़ा होता है और वो इनके साथ एक समस्या और आती है। इसका विवाद का कारण होता है चंदेलों के साथ गठबंधन। चंदेल जो गहड़वाल गठबंधन एक विवाद है ही। चंद बदाई लिखते हैं कि संयोगिता की जो प्रेम कहानी है, संयोगिता के साथ पृथ्वीराज का गंधर्व विवाह। गहड़वाल विवाद के अंदर साम्राज्यवादी नीति, दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष, ये इनके मध्य था। जयचंद गहड़वाल वर्सेज पृथ्वीराज थर्ड, ये इनके मध्य संघर्ष चला था। और जब उसको गद्दी नहीं मिली तो इसने चंदेलों से गठबंधन कर दिया था, और जब चंदेल महोबा तुमुल युद्ध हुआ था तब भी गहड़वालों ने इसका साथ दिया था, इससे भी नाराज थे। और संयोगिता वाला मैटर था, जब दिल्ली में संयोगिता कहते हैं चंद्रपदाई की संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, और जब जयचंद गहड़वाल ने संयोगिता के लिए स्वयंवर की रचना की और स्वयंवर के लिए पृथ्वीराज को इन्विटेशन नहीं देते हैं और सभी राजा को, भारतवर्ष के सभी राजा को बुलाकर वो उसको वरमाला के लिए तैयार करते हैं, तब उसकी मूर्ति रखते हैं पृथ्वीराज थर्ड की अंत में द्वारपाल के पास। तब संयोगिता जाती है और मूर्ति पर माला डाल देती है और अंत में उस पृथ्वीराज आते हैं, संयोगिता को उठाकर ले जाते हैं। ये गंधर्व विवाह जो आजकल लव मैरिज और कोर्ट के वॉल मैटर होते हैं ना, वो इस गंधर्व विवाह के अंतर्गत आते हैं, साहित्य के अंदर, साहित्यिक भाषा के अंदर। पृथ्वीराज थर्ड ने संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह कर लिया, इससे भी जयचंद गहड़वाल नाराज होता है और उसने मोहम्मद गोरी को मदद करता है और तराइन के फर्स्ट युद्ध के अंदर उसकी सहायता करता है। अंत में वो सहायता के लिए नहीं आता है और अंत में जाते जाते गहड़वाल के साथ गोरी के संबंध भी बिगड़ जाते हैं। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध का कारण या तराइन का प्रथम युद्ध, विदेशी समस्या। तराइन जगह पड़ती है हरियाणा के करनाल के पास, करनाल जिले के अंदर एक जगह पड़ती है तराइन। इस तराइन के युद्ध के कारण थे, एक जगह पड़ती है भारत के नक्शे के अंदर, हम जाते हैं, यहां अफगानिस्तान पड़ता है, यहां एक जगह पड़ती है गोर। इस गोर प्रदेश से एक व्यक्ति आया मोहम्मद गोरी।
इस मोहम्मद गौरी ने भारत के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले प्रयास किया इस गुजरात वाले रास्ते से। और सिरोही के अंदर एक जगह, सिरोही के पास एक जगह पड़ती है कायंद्रा। इस कायंद्रा के अंदर चालुक्य राजा, हमने पढ़ा था सबसे पहले कुमारपाल, इस कुमारपाल का एक पुत्र हुआ अजयपाल। जो ये अजयपाल थे ना, अजयपाल की मृत्यु हो जाती है और उनके दो पुत्र होते हैं। एक का नाम था मूलराज सेकंड, एक का नाम भीम सेकंड। जब अजयपाल की मृत्यु होती है तो ये मूलराज सेकंड छोटे थे, बचपन बाल्य अवस्था में थे, तब इनकी संरक्षिका बनती है इनकी माता नायिका देवी। जब यहाँ इनका प्रशासक इस संरक्षिका नायिका देवी थी, मोहम्मद गौरी ने कायंद्रा पर आक्रमण किया। नायिका देवी के नेतृत्व में 2-4 राजा और सहयोग के रूप में लड़ते हैं, जैसे परमार राजा थे धारावर्ष, और एक राजा थे किल्लण जो कीर्तिपाल के भाई थे। इन्होंने इनके साथ संघर्ष, धारावर्ष के बारे में तो बहुत कविता चलती है कि धारावर्ष जब 7 भैंसों को एक साथ रखकर अपने एक बाण से बीन दिया करता था, अर्थात एक बाण चलाता था और एक दूरी पर 7-8 भैंसे रखकर उसे आर पार निकाल दिया था। ये धारावर्ष और किल्लण इन नायिका देवी के नेतृत्व में लड़ते हैं। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करता है और मोहम्मद गौरी पुनः भागता है, गौर जाकर इधर से प्रयास करता है पंजाब साइड से, और पंजाब साइड से आक्रमण करता है। यहाँ स्थान पड़ता है एक बठिंडा, तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है। जैसे ही तबर हिंद पर अधिकार करता है और यहाँ पर उसने प्रशासक नियुक्त किया था काजी जियाउद्दीन। इन काजी जियाउद्दीन को प्रशासक नियुक्त कर देता है। इधर पृथ्वीराज को पता चलते ही वो नाराज होते हैं। पृथ्वीराज कहते हैं अपनी रियासत थी, और पृथ्वीराज सेना लेकर आते हैं। तराइन के मैदान के अंदर दोनों आमने सामने होते हैं, और तराइन के मैदान के अंदर ही पृथ्वीराज का एक सेनापति था गोविंदराज। ये गोविंदराज तोमर इस गौरी को घायल कर देता है युद्ध के अंदर, अपनी बरछेल से या गुलेल जो उसके पास हथियार। गौरी घायल होकर भाग जाता है, और जब गौरी घायल होकर भागता है तो वो पुनः 1 वर्ष के बाद अपनी तैयारी के साथ आता है और पुनः तराइन के मैदान के आसपास आकर डेरा डालता है। तो तराइन का सेकंड युद्ध 1192। जब गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर आता है तो उसने एक सेनापति को भेजा, अपने एक सेनापति का नाम, जिसका नाम था किवान उल मुल्क सुल्तानी। मुल्तानी इस सेनापति को भेजा पृथ्वीराज थर्ड के पास। किवानुल मुल्क आता है और कहता है कि पृथ्वीराज चौहान, आपको ये चेतावनी दी जाती है कि या तो आप सुल्तान मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा सुल्तान मोहम्मद गौरी इस चौहान डायनेस्टीज को, यानी कि आपके इस दिल्ली और अजमेर में चौहानों का समूल नाश कर देगा, अन्यथा आप स्वीकार कर लीजिए अधीनता। तब पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि यदि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे वंश परंपरा के अंदर किसी दूत पर हथियार उठाने का इजाज़त होती या संस्कार होते तो आज मैं तेरी ये जुबान और गर्दन काटकर अजमेर के किले पर लटका देता। तुझे जवाब मिल गया होगा, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। एक बड़ा राजा था। जैसे ही ये किवानुल मुल्क गौरी के पास पहुंचता है, गौरी समझ जाता है इनसे युद्ध से तो पार पड़ नहीं सकती, अगर आज युद्ध हुआ तो नुकसान गौरी का था। गौरी कुछ देर रुकता है और पुनः एक सेनापति को भेजता है, रुकनुद्दीन हमजा। ये रुकनुद्दीन हमजा आते हैं, ये वाघपटु थे। रुकनुद्दीन हमजा पृथ्वीराज सेकंड के पास आते हैं और कहते हैं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गौरी का प्रधान सेनापति रुकनुद्दीन हमजा का प्रणाम स्वीकार करे, सजदा स्वीकार करे।
और अपनी समस्या बताता है कि जो किवानुन मुल्क था उनने सुनने की समस्या थी, और जब गोरी ने, हमारे सर ने तो ये आदेश दिया था कि पृथ्वीराज थड़ को जाकर कहे कि हम युद्ध नहीं करने वाले, हमें कुछ रहने की इजाज़त दी जाए। ये रुकनुद्दीन हमजा की बात पर पृथ्वीराज ढीले हो जाते हैं, उनको पता लगता है गोरी डर गया, युद्ध नहीं कर सकता है, वो अपनी तैयारियां बंद कर देते हैं। जो भी उनके मुख्य सेनापति थे उन सभी को अपने पुनः सीमावर्ती और जहाँ जहाँ समस्या थी पड़ोसियों की वहाँ भेज देते हैं, और एक छोटी सी सेना लेकर तराइन के मैदान के पास डटे रहते हैं। जब इनके पास छोटी सी सेना थी, गोरी एक अच्छा समय देखकर रुकता है और सर्दियों के रात को गोरी तराइन के एक दूसरे छोर पर एक अलाव जलाने को कहता है। एक रात को कहता है गोरी कि बड़ा अलाव जलाया जाए, जिसके सामने बैठकर हम इस सर्दी की रात को काटेंगे, आज कोई नहीं सोएगा। इधर पृथ्वीराज को पता चलता है कि रात में लपटें उठ रही हैं, तो वो सेनापतियों को कहा, कुछ सैनिकों का कहा कि जाओ देख के आओ गोरी जल तो नहीं गया, या ये अलाव कैसा जल रहा है। तो सेनापति मजाक के अंदर कहा करते थे कि इन आक्रांतों के पास कोई पहनने ओढ़ने के कपड़े तो है नहीं, तो सर्दी के लिए इतना अलाव जलाया है और सर्दी काट रहे हैं। इधर अलाव जलता देख आराम से सो गए थे पृथ्वीराज थड़ और सभी सेना। रात की सुबह की प्रातःकालीन वेला के अंदर इस गोरी ने सेना को आदेश दिया और आनन फानन के अंदर आक्रमण कर दिया। इधर प्रातःकाल की वेला के अंदर पृथ्वीराज सैनिक के कुछ सैनिक तो दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो रहे थे, कुछ उठ रहे थे, कुछ एक नया नया वो 75 हार्ड वाला चैलेंज और ब्लॉक कर रहे थे। इधर पृथ्वीराज जैसे ही उठे आक्रमण देखा तो उन्होंने आनन फानन में कुछ हथियार लिए और अपना घोड़ा ढूंढा तो घोड़ा नहीं मिला था। तो पृथ्वीराज को एक घोड़ा छोड़ दिया गया था वहाँ नाट्यरंबा नाम का। इस नाट्यरंबा घोड़े की विशेषता ये थी कि ये नाचने वाला घोड़ा था। घोड़े के अंदर कहीं वैरायटी होती है, जैसे रेसिंग के लिए अलग घोड़ा होता है, वजन उठाने के लिए, कुछ बिंदोली के लिए होते हैं और कुछ नाचने के लिए होते हैं। ये नाट्यरंबा घोड़ा जैसे ही युद्ध के लिए नगारे बाजने शुरू हुए, युद्ध की जो ध्वनि ताल हुई उस पर नाचने लग गया था। और पृथ्वीराज समझ गया था अब युद्ध नहीं जीत सकते। उन्होंने घोड़े को थोड़ा दूर ले गया और सिरसा हरियाणा के पास, सिरसा के पास एक जगह पड़ती है सरस्वती याद रहे तो नहीं ठीक, सिरसा याद रखना। सिरसा हरियाणा के पास पृथ्वीराज को गोरी पकड़ लेता है और कुछ तो कहते हैं हत्या कर देता है। जबकि एक विद्वान हुए थे पश्चिम के, ताजुल मासिर लिखी थी उन्होंने, हसम निजामी की बुक है। इस हसम निजामी की बुक ताजुल मासी के अंदर उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज को पुनः अजमेर दे दिया जाता है और पृथ्वीराज जब अजमेर के अंदर विद्रोह करता है तब गोरी ने उसकी हत्या कर दी थी। जबकि अपने एक ग्रंथ मिलता है चंद्रबरदई का पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर यह लिखा गया है कि इस गोरी ने पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके गजनी ले गया था और गजनी के अंदर ले जाकर उनकी आंखों के अंदर गरम सलाया डाल देते। तब ये चंद्रबरदई लिखता है, चंद्रबरदई लिखता है कि जब मेरे मित्र को, ये दरबारी विद्वान भी थे, कहते हैं मेरे मित्र को जब वहाँ गजनी ले गया था तब मैं पीछे जाता हूँ और गोरी को समझाता हूँ कि तुझमें तो कोई दीन धर्म ईमान नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, एक मानवता के सारे तुम एक बड़े शासक को ऐसे कैसे कर सकता है। तब गोरी कहता है जो मैं करूँगा वही करूँगा, या जो मैं चाहूँगा वही होगा। चंद्रबरदई कहता है कि इस व्यक्ति के पास ऐसी भी कला है कि ये बिना आंखों के भी शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। गोरी इस बात पर विश्वास नहीं करता है और गोरी उसका एक्सपेरिमेंट या प्रमाण मांगता है। तब चंद्रबरदई कहता है आप अपना दरबार लगाइए, इसका प्रमाण हम देंगे। तब एक दोहा चलता है, 8 बाण 24, 4 बाण 24 गण, अंगुल अष्ट प्रमाण था बेटा सुल्तान मत चौके चौहान। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया था और गोरी के गर्दन में लगा और गोरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा चंद्रबरदई लिखते हैं कि बाद में चंद्रबरदई ने तलवार ली और पृथ्वीराज थड़ को मार दिया और खुद भी अपनी गर्दन काट दी और मर गए थे। इस बात के अंदर फैक्ट नहीं है, न ही इतिहासकार इस बात को सत्य मानते, क्योंकि कारण ये है, चंद्रबरदई अंत में लिखता है कि मैंने अपनी तलवार से पृथ्वीराज की गर्दन काटी, उसके बाद मैं स्वयं मर गया। यदि इन्होंने तलवार से गर्दन काटी तो ये लिखने वाले कौन हुए, या
यदि इन्होंने मारा तो इनके मरने के बाद ये कैसे लिख सकते हैं कि मैंने गर्दन काटी। एक तो बात ये, इसके बाद ये भी जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गोरी, इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के अंदर खोखरा अभियान, खोखरों के विरुद्ध अभियान करते हुए मारी जाती है। खोखरा के अंदर अभियान में इनकी मृत्यु होती है। इस कारण भी इस बात को प्रूफ नहीं मानते हैं। इसके बाद इनके कुछ दरबारी विद्वान हैं, हम दरबारी विद्वान पढ़ेंगे। इसके अंदर तरण के सेकंड युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की विजय होती है। हम पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान। एक विद्वान हुए थे चंद बरदाई, इनका गढ़ था पृथ्वीराज रासो। उसके बाद एक विद्वान हुए थे जयानक, इनकी भी हुई पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ की खास बात है, यह ग्रंथ प्रैक्टिकली लिखा गया, इसमें अतिशयोक्ति नहीं लिखी गई, जो वास्तविक घटना थी, वास्तविक चीजें हुई थी वो लिखी गई। इस पृथ्वीराज विजय के अंदर खास बात यह है कि 1191 तक की जानकारी, यानी कि तरंग के फर्स्ट युद्ध तक ये जिंदा थे, तरंग के फर्स्ट युद्ध के बाद इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। क्योंकि जैनक के अंदर पृथ्वीराज 1191 के तक की जो जानकारी मिलती है वो फैक्ट होती है। इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि यदि पृथ्वीराज जैनक जिंदे होते तो तरंग के द्वितीय युद्ध की जो समस्त घटनाएं हैं वो हमें वास्तविकता के साथ पता होती और पृथ्वीराज की मृत्यु का रहस्य भी पता होता। इसके बाद एक विद्वान हुए थे आसाधर, उनका केवल नाम लिखना, नाम याद रखना, बुक कोई नहीं। आसाधर। एक विद्वान हुए थे वागीश्वरी जनार्दन, ये इनके विद्वान थे। अब पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज की निर्माण कार्य। दो कार्य निर्माण विशेष है इनके। एक तो राय पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, राय पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। दूसरा इन्होंने कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की। इस कला और संस्कृति विभाग का मंत्री बनाया था इन्होंने पद्मनाभ को। ये थे इनके निर्माण कार्य। एक खास बात है, इनके दो उपाधि हैं वो फेमस है, वो याद रखना। एक उपाधि थी इनकी राय पिथौरा, पिथौरागढ़ के निर्माण के कारण इनको राय पिथौरा कहा जाता है। और दूसरी उपाधि थी इनकी दलपंगुल, यानी अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता। ये पढ़ा था हमने पृथ्वीराज सेकंड। यहाँ इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका एक पुत्र शासन बना था। दोनों को पढ़ लेते हैं। अंतिम अजमेर सागर के दो राजा हुए थे, गोविंदराज और हर्राय। जब पृथ्वीराज की मृत्यु होती है तब 1194 के अंदर ये जाता है गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाकर गोविंदराज कहता है कि मैं अधीनता स्वीकार करता हूं मोहम्मद गौरी की और कुतुबुद्दीन ऐबक की, मुझे अजमेर का पुनः राजा बनाया जाए। तब इन्हें अजमेर का राजा बनाते हैं और जैसे ही अजमेर का ये राजा बनते हैं हर्राय नाराज हो जाते हैं। हर्राय कहते हैं तुझ में थोड़ा सा भी दीन धर्म ईमान नाम की कोई चीज़ है या नहीं? तेरे पिता का हत्यारा मोहम्मद गौरी की तो अधीनता स्वीकार करता है, उनके विरुद्ध संघर्ष करने की बजाय तो उनकी अधीनता के साथ पुनः राज्य ले लेता और एक गुलामी के साथ जीवन जिएगा। इसने हर्राय ने अजमेर से गोविंदराज को हटा दिया और राजा बन गया हर्राय। हर्राय राजा बनते ही उसने अपने एक सेनापति
के नेतृत्व में एक सेना संगठित की जिसका नाम चतर सिंह या छतर सिंह नाम आता है। कुछ किताबें चतर सिंह लिखते हैं, कुछ छतर सिंह, दोनों याद रख लेना। इसके नेतृत्व में दिल्ली में एक सेना भेजता है और दिल्ली में सेना जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सेना को हराया और पूछा गया कहाँ से आई सेना, अजमेर से। उसने तुरंत सेना ली और अजमेर पर अटैक किया। जब अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करने के लिए आता है तब हर्राई इसके साथ संघर्ष नहीं कर पाता है। संघर्ष में हार को देखकर इस हर्राई ने अग्नि स्नान कर लिया और आत्महत्या कर ली। अग्नि स्नान और हर्राई की यहाँ मृत्यु हो जाती है। यही अपने अजमेर की शाखा, अजमेर की चौहान शाखा इज कंप्लीट। फिर आगे इसका गोविंदराज रणथंभौर के अंदर रणथंभौर शाखा की स्थापना करते हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने अजमेर शाखा इज कंप्लीट की। आगे आज के लिए इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए।